नमस्कार। आज एक बार फिर बात करते हैं गांव की। साल भर बाद हम सभी आजाद भारत का 75वां मनाएंगे। जश्न की तैयारी भी शुरू है, लेकिन उससे पहले प्रकृति ने हमें सोचने का एक मौका दिया है, अपने बारे में, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में। यह सोचे उन मजदूरों की आंखों में आंखें डालकर जिन्हें महानगरों ने मुसीबत की इस घड़ी में अपना नहीं समझा, या वही मजदूर है जिनके खून पसीने के गारे से महानगरों की अट्टालिकाएं खड़ी हैं। ये मजदूर कोई और नहीं, ये किसान के बेटे ही हैं, जो मजदूर बनने को मजबूर हुए हैं और महानगरों की ओर रुख किया। आज की हालत में हम उनके कपड़ों पर लगे पैबंद की पैमाइश न करें, थोड़ा अतीत के पन्नों को पलट लें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस आपदा में हर किसी को अपना गांव याद आया, क्योंकि उसे पता है कि गांव पहुंचते ही उसकी हर एक मुश्किल गांव की अपनी मुश्किल समझी जाएगी। यह कोई कानून नहीं है, यह संविधान में भी नहीं है, बल्कि गांव का स्वभाव है। गांव का यह स्वभाव एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे सदियों का संकल्प और उसकी निरंतरता है। उसकी अपनी व्यवस्था थी। गांव के बनने का भी एक शास्त्र था। एक गांव की दूरी दूसरे गांव से कितनी होगी, इसका भी एक तय मानक था। गांव में विज्ञान, अध्यात्म और कला बड़े महत्व की थी। गांव का अपना सामाजिक अर्थशास्त्र था। गांव किसी पर निर्भर नहीं थे। निर्भर तो आजादी के बाद हमारे नीति नियंताओं ने बनाया। गांधी के स्वराज और गांव को तो खूंटी पर टांग दिया गया। यह सब वे अंग्रेजी दाल लोग कर रहे थे आजादी के बाद, जिनके हाथ सत्ता की बागडोर आई। रही सही कसर उदारीकरण ने पूरी कर दी। आपदा में हर किसी को गांव याद आ रहा है। वैसे भूमंडलीकरण के बाद गांव का अपना अर्थशास्त्र बहुत कम ही बचा है। सही मायने में गांव को गांव बनाने में उसके सामाजिक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आजादी के पहले से ही अंग्रेजों की नजर भारत के गांव को लग गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारत का जो शक्ति केंद्र है उसके केंद्र में गांव है। इसलिए गांवों की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था के अनुरूप बनाने की कवायद अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। गांव की जो अर्थनीति थी वह हर एक के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करती थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये न लगे कि उसके बिना उसका नहीं चलेगा। यह भाव हर एक के अंदर हो, यही गांव की अर्थनीति की सफलता थी। वह अर्थनीति अब बाजार के हवाले है। गांधी जी स्वराज्य का आधार तो गांव को ही मानते थे। इन्हीं गांवों को मजबूत बनाने से भारत मजबूत होगा, ऐसा गांधी जी मानते थे। आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर कहा था कि गांव की सेवा करने से ही सच्चा स्वराज्य मिलेगा, अन्य सब प्रयास निरर्थक होंगे। गांधी जी 18 जनवरी 1947 को हरिजन सेवक संघ पत्रिका में लिखते हैं, हिंदुस्तान में सच्चे लोक राज्य में शासन की इकाई गांव होगा। सच्चा लोक राज्य केंद्र में बैठे हुए 20 आदमियों से नहीं चल सकेगा, उसे हर गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी का सबसे ज्यादा जोर गांव और किसानों पर था। गांधी जी हिंद स्वराज्य में कहते हैं, मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि खेतों में हमारे किसान आज भी निर्भय होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहां सोने के लिए आनाकानी करेंगे। किसान न किसी के तलवार के बल से उसके बस में हुए हैं और न होंगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते, न ही किसी की तलवार से डरते हैं। वे मौत को अपना तकिया बनाकर सोने वाली महान प्रजा है। यह बात यह नहीं है कि किसानों ने, प्रजा मंडलों ने अपने और राज्य के कारोबार में सत्याग्रह को काम में लिया है। जब राजा जुल्म करता है तब प्रजा रूठती है।
या सत्याग्रह है। मतलब सत्याग्रह की प्रेरणा भी गांधी जी ने इसी गांव और किसान से ली। राजनीति के साथ ही आर्थिक विकेंद्रीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गांव में ही साबुन, तेल, बिस्किट, मोमबत्ती, अगरबत्ती ये सब कुछ बना करता था। यही कुटीर उद्योग और लघु उद्योग था। अब बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब बना रही हैं। आज बड़े शहर हो या कोई कस्बा, कोने कोने में किसी न किसी बड़ी कंपनी के पैकेट दुकानों पर टंगे मिल जाएंगे। इसी तरह आप रसोई में उपयोग होने वाले मसालों को ले लें, झाड़ू बनाने वालों को ले, दरी उद्योग, कालीन, बर्तन, ये सब लघु कुटीर उद्योग लगभग नष्ट ही हो गए और इनमें लगे लोग दिहाड़ी मजदूर हो गए। गांव में ही गांधी जी को सत्य और अहिंसा के दर्शन होते थे। सत्य और अहिंसा पर ही वो आजाद भारत का नव निर्माण करना चाहते थे। यही कारण है कि बार बार गांवों की, पंचायतों की, ग्राम स्वराज्य की, ग्रामोद्योग और गोरक्षा की बात करते थे। लेकिन सत्ता जिसके हाथ में आई वह नेहरू क्या सोचते थे, नेहरू इसके खिलाफ राय रखते थे, यह पता था। दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार है वह हमें ये समझा सकता है। 1945 के बीच दोनों के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ उससे दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। संविधान सभा की बहस से भी यह पता चलता है कि इस बारे में वहां भी दो विपरीत धाराएं बह रही थी। एक धारा स्वराज्य की, गांव ग्राम पंचायतों की, गांव की विकेंद्रीकरण की, स्वैच्छिक सहयोग की वकालत करती है, तो दूसरी तरफ वह धारा थी जो पश्चिमी लोकतंत्र की, व्यक्तिगत आजादी की, केंद्रीकृत ढांचे की वकालत करती दिखाई देती है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच कोई निर्णायक बहस भी संविधान सभा में नहीं हुई। संविधान में उन मुद्दों को शामिल न करने के जो तर्क दिए गए थे वे बहुत कमजोर थे, इतने लचर थे कि उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं। लेकिन भारत विभाजन के कारण जो हालात पैदा हुए उसके चलते पश्चिमीकरण के वकीलों की चाल चल रही जो आज तक चली आ रही है। हालांकि समय में बहुत कुछ बदला है और उस बदलाव के हम साक्षी भी रहे हैं, हम आगे बढ़ भी रहे हैं और क्या करना है इस दिशा में भी आगे हमें सोचना होगा कि गांव हमारे कैसे अपना उचित स्थान इस व्यवस्था में पाए। नमस्कार, जय राम।